नमस्कार। राजनीतिक विचारधाराओं की चर्चा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है और अभी तक हमने बहुत सारी विचारधाराओं के बारे में बातचीत कर ली है और आज की जो हमारी पूरी चर्चा है, वह इकोलॉजिज़्म के दूसरे भाग से संबंधित होगी। पिछले भाग में मैंने आप लोगों को पारिस्थितिकवाद या इकोलॉजिज़्म के बारे में बताया था कि किन परिस्थितियों में इसका उभार हुआ, इससे जुड़े हुए जो प्रमुख धाराएँ हैं वो कौन-सी हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं और अपनी इस पूरी चर्चा में हम लोगों ने एंथ्रोपोसेंट्रिज़्म, इकोसेंट्रिज़्म डीप इकोलॉजी इन सारे पहलुओं को देखा था और इस रूप में इकोलॉजिज़्म की कमी को भी समझने की कोशिश की थी। आज की ये जो पूरी चर्चा है वह तीसरी दुनिया के देश या डेवलपिंग सोसाइटीज़ जिन्हें बोला जाता है, उसके संदर्भ में है लेकिन ज़्यादातर मेरा ध्यान भारत पर रहेगा। भारत को एक केस स्टडी के रूप में देखते हुए हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की सोच पर्यावरणवाद या पारिस्थितिकवाद को लेकर उभर कर सामने आई हमारे देश में। पिछली चर्चा में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो इकोलॉजिज़्म है और जो एनवायरमेंटलिज़्म है, दोनों के बीच में क्या अंतर है। जो इकोलॉजिस्ट्स हैं, वो मानते हैं और ये काफ़ी हद तक सच भी है कि उनका दायरा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकृति के बारे में, प्रकृति में अवस्थित जीवों के बारे में सोचते हैं। दूसरी ओर पर्यावरणवादियों के बारे में यह माना गया है इकोलॉजिज़्म के भीतर कि यह मोटे तौर पर एंथ्रोपोसेंट्रिक दृष्टिकोण है, यानी मनुष्यों को केंद्र में रखकर विचार करने वाला दृष्टिकोण है और इसमें भी जीवों के प्रति चिंता, प्रकृति में संतुलन के बारे में चिंता आती है, क्योंकि ऐसा होना मनुष्यों के अपने हित में होता है, लेकिन यह मनुष्यों को दुनिया के केंद्र में रखता है। तो इस लिहाज से एक अंतर है, लेकिन हम जैसा मैंने आपको पिछली चर्चा में बताया था कि जो एनवायरमेंटलिज़्म है वो इकोलॉजिज़्म का एक भाग है, वो उससे अलग नहीं है, लेकिन इकोलॉजिज़्म का दायरा ज़्यादा व्यापक है। अब अगर हम इस संदर्भ में तीसरी दुनिया के देश या डेवलपिंग सोसाइटीज़ शब्द ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अगर हम इसके संदर्भ में बात करें और हम इंडियन डिबेट्स को लेते हुए बात करें, तो हम यह कह सकते हैं कि जो भारत में या तीसरी दुनिया के अन्य देश है, वहाँ पर इकोलॉजिज़्म का जो एक पर्यावरणवादी स्वरूप है, वह ज़्यादा प्रमुख रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, उनका प्रकृति के साथ किस तरीके का जुड़ाव होना चाहिए और प्रकृति की कैसी स्थिति मनुष्यों के अपने फ़ायदे के लिए उपयुक्त होगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर मनुष्यों की चिंता, उनकी जीविका की चिंता, पर्यावरण की चिंता के केंद्र में रही है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ पर ऐसे विचारकों की कोई धारा ही नहीं रही है, जिन्होंने वन्य जीवों के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में चिंता नहीं की है, बल्कि इनकी एक मजबूत धारा रही है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ बुनियादी रूप से अगर हम एक बिंदु को समझने की कोशिश करें जिसके बारे में हमने अपनी पिछली चर्चा में भी उल्लेख किया था, वह यह है कि जो पश्चिम में पूरी चर्चा शुरू हुई पर्यावरणवाद के बारे में, वो एक पोस्ट मटेरियलिस्ट सोसाइटी से संबंधित थी। पोस्ट मटेरियलिस्ट सोसाइटी का अर्थ यह है कि एक ऐसा समाज जहाँ पर भौतिक ज़रूरतें कमोबेश पूरी हो चुकी है, जहाँ पर लोगों को यह एहसास है कि उनके सामने रोज़मर्रा की जीविका का खतरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो एक मशीनीकरण है, जो भौतिकता है, उससे परे जाने, उससे आगे जाने की जो चाह होती है, वो पोस्ट मटेरियलिस्ट सोसाइटी के भीतर प्रस्तुत होती है, उसके सामने आती है और यही चाह पश्चिम के पर्यावरणवाद या उसके इकोलॉजिकल थिंकिंग की बुनियाद में है। लेकिन भारत में यह जीविका के संघर्षों से जुड़ी रही है और इसी संदर्भ में जो रामचंद्र गुहा जो भारत में पर्यावरण पर काम करने वाले एक प्रमुख विचारक हैं, उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि भारत में जो और उन्होंने ब्राज़ील का भी उदाहरण दिया है कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ है, वहाँ पर जो पर्यावरणवाद होता है, वो गरीबों के पर्यावरणवाद के रूप में होता है। अब गरीबों का पर्यावरणवाद और अमीरों का पर्यावरणवाद, इसमें क्या फ़र्क है?
जो अमीरों का पर्यावरणवाद है वो काफ़ी हद तक पोस्ट मटेरियलिस्ट सोसाइटी के कंसर्न, उनकी चिंताओं से प्रेरित होता है। यानी कि वे अपने लिए साफ हवा की चाह, अपने लिए प्रकृति के नज़दीक निवास होने की चाह, एक हद तक प्राकृतिक संतुलन होने की चाह को प्रमुखता देते हैं। लेकिन जो गरीबों का पर्यावरणवाद होता है, उसमें जो जीविका का संघर्ष होता है, उस जीविका के संघर्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि जो पर्यावरण की चिंताएँ हैं, उसको अभिव्यक्त करते हुए लोग अपनी लाइवलीहुड की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं, बल्कि लाइवलीहुड की चिंताएँ उसके साथ गुथी हुई होती है। कई बार ये फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है भारत के संदर्भ में कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो वास्तव में अपने लाइवलीहुड रिसोर्सेज़ के लिए कर रहे हैं या पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कई बार यह मिला हुआ होता है। और इस संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण विचारक हैं, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है, उनका नाम अमिताभ बावस्कर है और उन्होंने कई छोटे-बड़े आंदोलनों का, जिन्हें हम पर्यावरण आंदोलन के रूप में जानते हैं, उनका उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने एक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया कि जो जिसे हम पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में जानते हैं अपने देश में, असल में वह पर्यावरणीय आंदोलन अ, लोगों की जीविका के संघर्ष का आंदोलन होता है। और जो मिडिल क्लास एक्टिविस्ट होते हैं, जो कि बाहर से वहाँ जाते हैं, जो दिल्ली से या बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से वहाँ जाते हैं अध्ययन करने या वहाँ की खबरों को सामने लाने, वहाँ के संघर्ष के लोगों को सामने लाने, वहाँ के लोगों के संघर्ष को सामने लाने, तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो इस पूरे संघर्ष को एक पर्यावरणीय संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं और जो लोगों की मुख्य चिंताएँ होती हैं, जो उनका मुख्य कंसर्न होता है, जो कि उनके लाइवलीहुड रिसोर्सेज़ से जुड़ा होता है, वो पीछे छूट जाती है। यानी कि अगर कहीं कोई पर्यावरणीय आंदोलन चल रहा है, तो उस पर्यावरणीय आंदोलन की बुनियाद में सिर्फ़ यह चिंता नहीं होती है, अमिताभ बावस्कर के हिसाब से, कि किस तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, बल्कि लोग इसलिए संघर्ष कर रहे होते हैं अधिकांश मामलों में, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि यह जो स्थान है, यह जो पूरा परिवेश है, वह उनकी जीविका के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और अगर ये उनके हाथ से चला गया, तो ये स्थान भी बर्बाद हो जाएगा और उनकी जीविका भी चली जाएगी। तो ये जो एक प्रमुख विशेषता है, उसे हमें ध्यान में रखना होगा और इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितने तरह के पर्यावरणीय आंदोलन सामने आए, उनमें से अधिकांश में जो सबसे बड़ी चिंता या सबसे बड़ी सोच रही है, वह जीविका के संघर्ष की भी रही है। और अगर हम इकोलॉजिज़्म और एनवायरमेंटलिज़्म के बीच के डिबेट को लें, तो हम ये कह सकते हैं कि इन आंदोलनों का पूरी धारा जो है, वो एनवायरमेंटलिज़्म के से जुड़ी रही है, वो इकोलॉजिज़्म के कंसर्न तक नहीं जा पाती है और इसमें एक एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी कि मानव केंद्रवाद की भावना होती है। मानव केंद्रवाद की भावना के बारे में या एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के बारे में मैं आगे और विस्तार से चर्चा करूँगा, जहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक मॉडरेट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म हो सकता है और जो दूसरा होता है, वो काफ़ी हद तक कंसोलिडेटेड या एकदम सुकेंद्रित, संकेंद्रित एंथ्रोपोसेंट्रिज्म हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बस मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर लोग जीविका का संघर्ष करते हुए पर्यावरण को बचाने की चिंता करते हैं, तो वो मॉडरेट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म हो गया और अगर लोग यह सोचते हैं कि जो पूरी पर्यावरण की स्थिति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज़ का एक्सप्लॉइटेशन करके डेवलपमेंट करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि कई बार सरकार की परियोजनाओं में सोचा जाता है, तो वो काफ़ी हद तक एक संकेंद्रित एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के रूप में हो जाता है, जो कि ज़्यादा खतरनाक है। मैं इस तर्क पर फिर से वापस आऊँगा लेकिन अभी हम यहाँ अपने वाद-विवाद को आगे बढ़ाते हैं और हम यह समझने की कोशिश करेंगे अभी कि क्या ये बिंदु मैंने आपके सामने रख दिया है कि किस तरीके से मध्य वर्ग के एक्टिविस्ट की बात बावस्कर करती हैं। अभी हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी और पर्यावरणवाद के बारे में किस तरीके का विश्लेषण सामने आया है, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की पूरी स्थिति को देखें, तो पर्यावरणीय चिंताएँ यहाँ भी 1970 के दशक से आरंभ हुई। चिपको आंदोलन का उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और उसके बारे में मैं आपको कुछ समय के बाद बताऊँगा। लेकिन जो मुख्य बात सामने आई वो ये
कि जब चिपको आंदोलन को भी एक गांधीवादी दृष्टिकोण से देखा गया और उसके बाद इस बात पर जोर दिया गया कि जो महात्मा गांधी का लेखन है, उसमें काफ़ी हद तक हम पर्यावरणवाद की चिंताओं को देख सकते हैं। हम उन कंसर्न्स को देख सकते हैं जो कि आज हमारे सामने हैं। तो एक तो ये बात उभर कर सामने आई। दूसरा हमें यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि जो औपनिवेशिक दौर था, उस समय में हमारे देश के संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया गया। अंग्रेज़ों ने अपने इम्पीरियलिस्ट इंटरेस्ट को, साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने के लिए ऐसा किया। लेकिन जो एक प्रमुख बात है वो ये कि उस समय भी कुछ हद तक ऐसे कंसर्न लोगों के कई सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के दिमाग में थे, जिसमें वो ये मानते थे कि जो प्रकृति का संतुलन है वो बना रहना चाहिए, जंगलों की ज़रूरत से ज़्यादा कटाई नहीं होनी चाहिए। तो क्लेगॉर्न जैसे कुछ थिंकर थे। लेकिन इन छुट-पुट बातों को अगर हम एक तरफ रख दें, तो जो मुख्य पर्यावरणीय चिंता है वो 1970 के दशक में ही उभर कर सामने आई। अगर हम अपने पूरे तर्क को या पर्यावरण की चिंता को खींचना चाहें या पीछे की ओर ले जाना चाहें, तो हम यह कह सकते हैं कि जो आदिवासी इलाकों में विद्रोह हुए, उन विद्रोहों में लोगों की जो मुख्य चिंता थी वह यह थी कि उनके यहाँ संसाधनों का दोहन ना हो, क्योंकि उन्हें यह एहसास था कि जब ऐसा होगा तो उनकी ज़मीन छिन जाएगी, उनकी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाएगी और उनके जो संसाधन हैं वो भी बर्बाद हो जाएँगे। तो इसमें हम एक तरह की जो चीज़ें बची, जो चीज़ें हैं सामने, उनको बचाने की प्रवृत्ति देख सकते हैं और हम पर्यावरण की चिंता का बिंदु यहाँ ला सकते हैं। तो हम ये पा सकते हैं कि कई तरह के संघर्ष चलते रहे और उसी संदर्भ में महात्मा गांधी के लेखन को भी सामने लाया जाता है। रामचंद्र गुहा का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं था कि गांधी जी के समय में इस तरह की चिंताएं उभर कर सामने आ गई थी। लेकिन अगर हम उनके विचारों को देखें तो बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि असल में ये विचार जो एक इकोलॉजिकल क्राइसिस या एनवायरमेंटल क्राइसिस की स्थिति है उसमें हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है या कुछ सूत्र बताता है। मिसाल के तौर पर गांधी बड़े उद्योगों का विरोध करते हैं। मिसाल के तौर पर बड़े उद्योगों के विरोध का अर्थ यह है, अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सोचें, कि जहाँ भी ऐसे उद्योग लगते हैं वहाँ पर बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है, पर्यावरण दूषित होता है, तो ये एक पर्यावरण के करीब आने वाली चीज़ है। गांधी जो है वो ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं, छोटे स्तर पर कुटीर उद्योग की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में जो एक मशीनी सभ्यता होती है, जो कारखाने की सभ्यता होती है, उससे जो परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं, वो काफ़ी नियंत्रित होने की संभावना होती है। गांधी ने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से स्वच्छता पर जोर दिया और अभी हम देख भी सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। तो इसका अर्थ यह है कि और उन्होंने इसमें गांधी जी के विचारों को बार-बार उद्धृत भी किया। यानी कि गांधी जी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि एक तरह की स्वच्छता जो है उसे बनाए रखने की आवश्यकता है। वो व्यक्ति की आदत का हिस्सा होनी चाहिए, वो समूह के या समाज की आदत का हिस्सा होना चाहिए। तो इस लिहाज से जो मैं बात यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, टी.एन. खुशो और रामचंद्र गुहा और भी कई लेखकों ने इसके बारे में लिखा है। वो मुख्य बात यह है कि यह मानना अपने आप में थोड़ा एक चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर देखने जैसा होगा कि गांधी जी सच में भविष्य में आने वाले संकट को लेकर बहुत ज़्यादा एक भविष्य द्रष्टा के रूप में जानते थे। लेकिन हाँ, यह बात ज़रूर है कि उनके विचारों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिससे कि हमें वर्तमान समय के इकोलॉजिकल क्राइसिस को समझने का सूत्र मिलता है और जिसमें कि मैंने कुछ प्रमुख बातों को आपके सामने रखा। बड़े उद्योगों का विरोध करना, कुटीर उद्योगों पर जोर देना, ग्राम स्वराज्य पर जोर देना और व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता को बढ़ावा देना। तो ये सारे ऐसे बिंदु हैं जो पर्यावरणवाद को एक रास्ता दिखाते हैं। एक अलग स्तर पर गांधी का अध्ययन किया है आशीष नंदी ने अपनी पुस्तक द इंटीमेट एनिमी में, जो कि 1983 में प्रकाशित हुई थी। और आशीष नंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क देते हैं अपनी पुस्तक द इंटीमेट एनिमी में और उनका यह कहना है कि गांधी के पहले जो एक पूरी सोच थी सभ्यता के बारे में, शक्ति के बारे में हमारे देश में, वो
इस तरीके की थी जिसमें कि पुरुषत्व को सबसे पहले रखा जाता था और उसके बाद स्त्रियों के गुण को रखा जाता था, उसके बाद कायरता को रखा जाता था। लेकिन या कापुरुषता को रखा जाता था। लेकिन गांधी ने एक तरीके से स्त्री और पुरुषों के गुणों को मिलाने का काम किया और उन्होंने स्त्रियों के गुणों को आगे रखा। तो जो एक अहिंसा की जो पूरी उनकी अवधारणा है, जो एक संरक्षण की बात उनके लेखन में आती है। खैर नंदी विशेष रूप से अहिंसा की भावना पर जोर देते हैं। तो उनका कहना है कि वो गांधी के लेखन का भाग है। लेकिन नंदी का यह मानना है कि जिस तरीके से, और वो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की भी बात करते हैं, कि ये सारी चीजें जो हैं वो उस सभ्यता की देन है जिसमें कि जो एक मैस्कुलिनिटी है, जो पुरुषत्व है, उसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो आशीष नंदी जो तर्क दे रहे हैं वो यह है कि हम एक तरीके से गांधी के लेखन में यह पा सकते हैं कि वो एंड्रोजिनी की संकल्पना दे रहे हैं। नारीत्व पुरुषत्व के मिश्रण की अवधारणा को सामने ला रहे हैं और ये उनके अहिंसा के सिद्धांत में भी दिखता है। और इस लिहाज से वो एक ऐसी सोच को या एक ऐसी सभ्यता की बुनियाद को चोट पहुंचाते हैं जिसमें यह माना जाता है कि पौरुष है, जो चीज है, जो शक्ति से अर्जित की जाने वाली चीज है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहें तो प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं या अपनी विपरीत परिस्थितियों या अपने शत्रुओं को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तो यह जो सोच है उससे गांधी की सोच अलग जाती है। अब इसी सूत्र में हम एक तरीके से इको फेमिनिज्म का सूत्र भी पा सकते हैं, जहां पर हमने देखा था कि बहुत सारे नारीवादी चिंतक इस बात पर जोर देती हैं कि जो एक स्त्रियों के भीतर मातृत्व के कारण माँ बनने की प्रवृत्ति, माँ बनने की प्राकृतिक स्थिति के कारण जो एक चीजों को संभालने, उनका संरक्षण करने की प्रवृत्ति होती है, वो एक अलग रास्ता दिखा सकती है। भारतीय संदर्भ में वंदना शिवा ने इस संदर्भ में कुछ काम किया है और उनका इसी बात पर जोर है कि जो फेमिनिज्म है उसे हम इकोलॉजी के संदर्भ में भी ज्यादा देख सकते हैं। और जो महिलाएं हैं खासतौर पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, उनका ज्यादा वक्त प्रकृति के साथ बीतता है और वो उनके भीतर प्रकृति के संरक्षण की एक स्वाभाविक भावना होती है। तो जो मैं चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज सिर्फ ये इस बात से संबंधित है कि भारत में भी एक इको फेमिनिज्म की धारा उभर कर सामने आई। उसका कुछ सूत्र गांधी के लेखन में मिल जाता है और कुछ वंदना शिवा जैसी जो इको फेमिनिस्ट हैं उन्होंने अपने लेखन में अभिव्यक्त किया। अब मैंने आपको शुरुआत में यह कहा था कि भारत में भी एक काफी मजबूत धारा रही है जो कि पशु अधिकारों की बात करती है, जो कि इस बात पर जोर देती है कि जंगली जानवरों के लिए, पशुओं के लिए एक अलग से स्थान होना चाहिए। और अगर आप हिंदुस्तान में वनों से संबंधित सरकार की नीतियों की से संबंधित वाद विवाद को पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि एक तरीके से आजादी के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने भी वनों के संसाधनों के दोहन की नीति को जारी रखा। जहां अंग्रेज अपने इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे थे, वहीं आजाद हिंदुस्तान की सरकार ने नेशनल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय विकास के लिए ऐसा करने पर जोर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जंगलों का दोहन लगातार होता गया और 1960 के दशक के आखिर तक यह लोगों को एहसास हुआ कि जो वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको काफी जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो उसके बाद टाइगर रिजर्व बनाने की बात हुई और फिर इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया और उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ 1972 में। अब उससे जो एक नेशनल पार्क बनाने की पूरी प्रक्रिया थी उसमें राज्यों को काफी अधिकार दिया गया कि वो किस तरीके से नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं। नेशनल पार्क के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह पूरी प्रक्रिया जो है वो आजादी के बाद के पहले के दौर में ही आरंभ हो चुकी थी। लेकिन उस समय जो मुख्य चिंता थी वो यह थी कि एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र तैयार कर लिया जाए जहां पर स्थानीय समुदायों के लोग ना आ पाए, वो किसी तरीके का शिकार ना कर पाए और उस स्थान पर सिर्फ अंग्रेज या राजे महाराजा ही जाकर शिकार करें। लेकिन अभी जो एक नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट आया उसके पीछे मुख्य चिंता यही थी, यानी 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, कि किसी भी तरीके से हमें जीवों के, पशुओं के अस्तित्व को बचाना है। और इसमें बहुत तरह के
जो नेशनल पार्क्स हैं, एक प्रोटेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट आया जिसमें टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इन सबको शामिल किया गया। अब सेंचुरीज जो हैं उसमें जो स्थानीय समुदाय थे उनको कुछ अधिकार दिए गए। हमें यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में जो पूरा फॉरेस्ट है, वहाँ पर पशु रहते हैं कुछ घने क्षेत्रों में, लेकिन जो क्षेत्र घने नहीं हैं उनके आस-पास कई गाँव भी बसे हुए हैं। कई बार घने क्षेत्रों में भी गाँव बसे हुए हैं। कई बार जो गाँव हैं वो जंगल से लगे हुए हैं क्योंकि और वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी हद तक वनों पर निर्भर होते हैं। तो ये जो एक नेशनल पार्क की जो अवधारणा है, वो काफ़ी हद तक इकोलॉजिज़्म की जो पूरी धारा है उसके करीब चली जाती है, क्योंकि इसमें जो मुख्य तर्क है वो यही है कि सिर्फ़ मनुष्यों के हितों को पूरा करने के लिए हम बाकी जीवों के, बाकी जानवरों के हितों को कुर्बान नहीं कर सकते। तो जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी गाँव एक नेशनल पार्क के भीतर हैं, उन्हें वहाँ से बाहर निकाला जाएगा, ये एक आदर्श स्थिति है। फिर उसमें कई तरीके के दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। दंडात्मक प्रावधान का अर्थ यह है कि कई तरह की जो गतिविधियाँ हैं नेशनल पार्क में जो कि जंगली जानवरों को नुकसान पहुँचाती है, उनके लिए जेल भेजने, मुकदमा दर्ज करने और फिर कुछ निश्चित सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो नेशनल पार्क के आस-पास जो एक प्रशासन था वन विभाग का या नेशनल पार्क का जो प्रशासन था, उसको काफ़ी शक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन यह नीति अपने आप में काफ़ी सफल नहीं रही क्योंकि अंदाज़ा लगाया गया कि तकरीबन 1500 से 1600 गाँव जो हैं, वो उन इलाकों में हैं जिन्हें नेशनल पार्क कहा गया है और नेशनल पार्क समय-समय पर बनते रहे 2012 तक इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और तकरीबन 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क इस देश में थे, फिर 400 से या 450 से ज़्यादा सेंचुरीज़ थे, कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ थे। तो जो ये स्थिति पूरी थी, उनमें उसमें कोई भी ऐसा नेशनल पार्क नहीं बनाया जा सका, जिसमें कि वहाँ रहने वाले लोगों को पूरी तरीके से वहाँ से बाहर निकाला जा सके। तो ये एक कॉन्टेस्टेड स्थिति हमारे देश के नेशनल पार्क्स में बची रही। लेकिन आपको ये यहाँ याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे देश में भी पशु अधिकारों के लिए बात करने वाले लोगों का एक मजबूत धड़ा रहा है, अभी भी मौजूद है और बाद में जब वन अधिकार कानून की बात आई, तो यह ज़्यादा मजबूती से उभर कर सामने आया। लेकिन चूँकि ये एक बहुत ही कॉन्टेस्टेड सा विषय है, जहाँ पर पशु अधिकारों की बात हो रही है, वहाँ पर आदिवासियों के अधिकारों की भी बात हो रही है। और एक जो मजबूत धारा है आदिवासी अधिकारों की बात करने वाले लोगों की, उनका यह कहना रहा है कि जो आदिवासी हैं, जो जंगलों के पास रहने वाले समूह हैं, वो असल में यह जानते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। वे असल में पर्यावरण का संरक्षण करते हैं और जो एक सरकारी समझ है या जो वन विभाग है, जो सरकार की संस्था है, वो पर्यावरण को और वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाती है। और जो एक आंदोलन पूरा शुरू हुआ हमारे देश में जिसको कि पर्यावरणीय आंदोलन के लिहाज से मील का पत्थर माना जाता है वो था चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश जो उस समय था उसके चमोली जिले से हुई, अभी ये उत्तराखंड में है। वहाँ के गोपेश्वर नामकर स्थान पर इसकी शुरुआत हुई। आंदोलन सन 1972 में शुरू हुए जंगलों के अंधाधुंध और अवैध कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन में महिलाओं का भी खास योगदान रहा और इस दौरान कई नारे भी मशहूर हुए और आंदोलन का हिस्सा बन गए। इस आंदोलन में वनों की कटाई को रोकने के लिए गांव के पुरुष और महिलाएं पेड़ों से लिपट जाते थे और ठेकेदारों को पेड़ नहीं काटने दिया जाता था। तो ये चिपको आंदोलन की एक तस्वीर है कि किस तरीके से महिलाएं जो है पेड़ों से चिपक जाती थी और इसको काफी एक आदर्श स्थिति भी माना गया क्योंकि ये जो पूरा प्रतिरोध आंदोलन था वो नॉन वायलेंट था। इसमें एक सत्याग्रह के तरीके को अपनाया गया कि अगर कोई चाहता है कि वो पेड़ों को काटे तो पहले उसके पहले हमें मारे या हमें काट डाले। तो ये एक आंदोलन था जिसकी काफी चर्चा रही। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में हुई। 1972 में आंदोलन शुरू हुआ लेकिन इसकी एक पूर्व पीठिका बननी शुरू हो गई थी। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की तस्वीर है और ये चंडी प्रसाद भट्ट की तस्वीर है और चिपको आंदोलन का एक घोष वाक्य था जो कि काफी मशहूर हुआ और इसको अगर हम पढ़ें
तो ये काफ़ी कुछ चीज़ों को बयान भी करता है। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये जो एक पूरा दो पंक्तियों का जो यह घोष वाक्य है, वो असल में पर्यावरण की महत्ता और जंगल के महत्व को दिखाता है। तो जो एक महत्वपूर्ण बात थी, अगर पश्चिमी देशों से हम तुलना करें, तो हम यह पाएँगे कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों में 1960 के दशक में रचिल कार्सन की बुक से एक तरह की चेतना आई, कई और दूसरी रिपोर्ट्स आने से वो चेतना आई। वही चेतना भारत जैसे देश में एक जन आंदोलन के माध्यम से लोगों के भीतर एक पर्यावरण के बारे में चेतना जगाने का काम असल में चिपको आंदोलन ने किया। जो एक मैंने इकोलॉजिज्म की धारा की बात कही, वो कभी भी आम जनता को खुद से जोड़ने में सफल नहीं रही। वो कुछ ऐसे लोगों का समूह बना रहा जो कि समझते हैं या समझने का दावा करते हैं कि क्यों पशुओं का एक सही मात्रा में होना सबके हित में है या पशुओं के अधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वो कभी भी खुद को आम जनता के आंदोलन से नहीं जोड़ पाए। लेकिन चिपको आंदोलन ने सीधे तौर पर जंगल के महत्व को दर्शाया और अगर हम उसके घोष वाक्य को याद करें तो वो सीधे तौर पर पशुओं की चर्चा नहीं करता है। तो वो एक एंथ्रोपोसेंट्रिक कंसर्न वहाँ पर है, मनुष्य केंद्र में है, क्योंकि मनुष्य के जीवन के आधार की बात कही जा रही है। लेकिन जो मुख्य बात है और इसी संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा कि यह एक मॉडरेट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, क्योंकि यहाँ जो मुख्य बात है वो यह है कि अगर जंगल कायम रहेंगे, तो अगर वो मनुष्यों के जीवन का आधार है, तो उसी रूप में वो पशुओं के जीवन के आधार का भी काम करेंगे। तो ये एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा और फिर उसी तरीके से कर्नाटका में एक अपिको आंदोलन शुरू हुआ। वो भी एक चिपको आंदोलन का रूप था और अलग-अलग कई जगहों पर अब पर्यावरण की चेतना आगे बढ़ी और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो विरोध था वो सीधे तौर पे ये नहीं था कि लकड़ियों को काटा जा रहा है इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। उसके भीतर चिपको आंदोलन में भी जो मुख्य तर्क था वो यही था कि जो संसाधन है उस पर पहला हक स्थानीय समुदायों का है और स्थानीय समुदायों के लोगों का यह भी मानना था कि हम जब भी इसका उपभोग करते हैं, हम यह ध्यान रखते हैं कि किस सीमा तक हमें अपने पर्यावरण का, अपने परिवेश का ध्यान रखना है। और ये जो एक क्रिकेट बनाने वाली कंपनी को पूरा अधिकार दिया गया है, वो असल में हमारे अधिकारों का हनन है और ये पर्यावरण के दुरुपयोग का मसला भी है। तो ये एक पूरा एक जीविका का सवाल भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था और जीविका के सवाल से ही जुड़ा हुआ एक जो दूसरा आंदोलन 1980 के दशक में काफी जोर-शोर से शुरू हुआ, वह आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोगों को कुछ जानकारी होगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों और आम जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तो जब इसकी शुरुआत हुई उसी समय से इसमें कई तरह के विवाद रहे और जो पूरी सोच थी इसके पीछे वो यही थी कि जो नदी की धारा है उसको रोकते हुए पानी का इस तरीके से संचय किया जा सकता है जिससे इन तीनों राज्यों के में जो एक सिंचाई की सुविधा है उसमें काफी सुधार हो सकता है, उससे किसानों की जिंदगी काफी बदल सकती है, खेती के उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है। तो ये सारे तर्क थे जो इस संदर्भ में प्रस्तुत किए गए। लेकिन बाद में इस परियोजना के विरोध ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। 1980-87 के दौरान जनजातियों के अधिकारों के समर्थक गैर सरकारी संस्था अंक वाहिनी के नेता अनिल पटेल ने जनजातीय लोगों के पुनर्वास के अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिणाम स्वरूप गुजरात सरकार ने दिसंबर 1987 में पुनर्वास नीति घोषित की। तो यहाँ पर जो पूरी आलोचना है वो तो इकोलॉजिकल या पर्यावरणीय दृष्टिकोण से की ही गई, क्या बहती हुई नदी की पानी को एक जगह जमा कर रहे हैं तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, अगर कभी बांध टूट गया तो उससे किस तरह से भयानक त्रासदी की स्थिति आ सकती है,
प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना एक सही तरीका नहीं है। इस तरह की कई आलोचनाएँ सामने आईं, लेकिन उसके साथ ही जीविका का सवाल भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा रहा कि लोग जो विस्थापित हो रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए किस तरीके के कार्यक्रम बनना चाहिए, किस तरीके से उन्हें सही अ, हम कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक जीवन जीने का आधार मिलना चाहिए। अब 1989 में मेधा पाटेकर इस आंदोलन से जब जुड़ी तो उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को सरदार सरोवर परियोजना तथा इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों के क्रियान्वयन की कमियों को उजागर किया है और उन्होंने लगातार लोग जो कि विस्थापित हो रहे हैं, उनको गोलबंद किया और अभी भी उनका संघर्ष उन विस्थापितों को अधिकार दिलाने के लिए चल रहा है। मेधा पाटेकर का महत्व इसलिए भी है कि वे बार-बार जो विकास की रणनीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारतीय राज्य के द्वारा अपनाई गई है, उसकी सीमाओं को रेखांकित करती हैं और उनका यह कहना है कि यह जो विकास की नीति है, वो जनता के हितों के अनुकूल नहीं है, ये पर्यावरण को विनष्ट करने वाली है और यह लोगों को साधनहीन बनाने वाली है। तो इस लिहाज से जो नर्मदा बचाओ आंदोलन और इसकी जो नेत्री रही हैं मेधा पाटेकर, उनका जो योगदान है वो इस संदर्भ में ही काफ़ी महत्वपूर्ण होकर सामने आता है। क्योंकि यहाँ भी मैं इस चीज़ को रेखांकित करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में भी लोगों की जीविका की चिंता और पर्यावरण की चिंता एक साथ गुथे हुए रूप में सामने आते हैं और मेधा पाटेकर ने अपने विचारों के द्वारा और इस आंदोलन से जुड़े अन्य कई लोगों ने भी अपने विचारों के द्वारा इन चिंताओं को अभिव्यक्त किया। और इस तरीके का जैसे जो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं या कोई एक रैंडम सी तस्वीर है जो कि मैंने इंटरनेट से ली है जहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक लंबे समय तक यह इनकी जीवन का एक हिस्सा सा रहा कि लोग लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। यहाँ पर कई बार हमें यह भी याद रखना होगा कि जो अन्य लोग जो कि इस तरीके की परियोजना से लाभान्वित हो सकते थे, उन्होंने इसका काफ़ी तीखा विरोध किया। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, उनका कहना था कि बाँध बनेगा तो हमें पानी मिलेगा तो हमारी खेती में जो सुधार होने वाला है या हो रहा है, उसका यह आंदोलन विरोध करता है। तो इसने सामाजिक स्तर पर थोड़े टकराव को भी जन्म दिया, लेकिन इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन चिपको आंदोलन के बाद एक ऐसा बड़ा आंदोलन रहा, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के बारे में एक चेतना पैदा की, लोगों में इसके बारे में एक समझ बनाई, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में लोग इस विषय पर चर्चा करने लगे और भी कई तरीके के पहलू इसमें सामने आए। अब शुरुआत में जब यह आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसका उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों का विस्थापन रोकना था। बाद में आंदोलन का उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही राहत कार्यों की देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना बन गया। आंदोलन की यह मांग भी है कि जिन लोगों की जमीन ली जा रही है, उन्हें योजना में भागीदारी का अधिकार होना चाहिए और उन्हें अपने लिए न केवल उचित भुगतान का अधिकार होना चाहिए, बल्कि परियोजना के लाभों में भी भागीदारी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विकास के मॉडल पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसमें से कुछ पहलुओं की मैं पहले भी चर्चा कर चुका था, लेकिन कुछ नए पहलू हैं जो कि हमें ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से पर्यावरण की चिंता के लिए आरंभ हुआ एक आंदोलन आगे चलकर एक ऐसे आंदोलन में तब्दील हो गया जहां पर लोगों के अधिकार को महत्व दिया जाने लगा। अब आगे मैं 3 प्रमुख पहलुओं पर बातचीत करूंगा। एक तो जो पेशा कानून है उसके बारे में और दूसरे स्थान पर हम वन अधिकार कानून को समझेंगे। वहाँ पर एक बार फिर से हम हमारे देश में एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और इकोसेंट्रिज्म के डिबेट्स को समझने की कोशिश करेंगे और तीसरे स्तर पर हम यह देखेंगे कि किस तरीके से मुकुल शर्मा ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दावा भारत के पर्यावरणीय आंदोलनों के बारे में किया है। यह दावा यह है कि ये सारे आंदोलन जो हैं वो काफ़ी हद तक भगवा दिशा में झुके रहे हैं। उनके भीतर एक तरीके से राइट विंग टेंडेंसी रही है। तो इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पेशा कानून जो है वो पर्यावरण के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जिन क्षेत्रों में लागू होता है वहाँ पर यह स्थानीय समुदायों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देता है। पेशा कानून का पूरा शीर्षक है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 में यह बना था। कानून बहुत ही सरल उद्देश्य से बनाया गया था, यानी कि जब हमारे देश में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई
तो उसके साथ यह प्रावधान भी जोड़ा गया कि जो 5th शेड्यूल के क्षेत्र हैं, उनमें पंचायती राज का विस्तार करने के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। मुझे यह उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग इस बात से परिचित होंगे कि हमारे देश के संविधान में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उनको 2 भागों में बाँटकर उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। एक शेड्यूल 6 का भाग है और दूसरा शेड्यूल 5 का। शेड्यूल 6 के भाग में जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जहाँ पर जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं, उनको रखा गया है, और शेड्यूल 5 में देश के अन्य भागों के कई आदिवासी क्षेत्रों को रखा गया है। ये आदिवासी क्षेत्र कुल 10 राज्यों में फैले हुए हैं। अब यहाँ पर जो पेशा कानून है वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सेंट्रल इंडिया के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें जो एक मांग चल रही थी कि जो संसाधन है उस पर राज्य की बजाय स्थानीय लोगों का अधिकार हो, उन मांगों ने एक तरीके से खुद को पेशा कानून के माध्यम से अभिव्यक्त किया। तो पेशा कानून के मैं कुछ प्रावधानों का उल्लेख आपके सामने करता हूँ, उससे आप यह अंदाजा लगा पाएंगे कि यह पर्यावरण के मामले में स्थानीय समुदायों को राज्य की तुलना में कितना महत्वपूर्ण अधिकार दे देता है। मिसाल के तौर पर इसमें कहा गया है कि जो 5th शेड्यूल के गांव हैं, वहां पर लोगों को यह अधिकार होगा कि वो जंगल से जाकर वनोपज यानी कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले सकते हैं। दूसरे स्तर पर इसमें व्यवस्था की गई कि यहाँ के जो गांव हैं उनकी जमीन का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम सभा से परामर्श न कर लिया जाए। तीसरे स्तर पर वहां माइनिंग नहीं शुरू हो सकती है बिना गांव के लोगों की अनुमति के, और इसके अलावा लोगों को अपने पारंपरिक स्वायत्त जीवन को जीने का अधिकार भी इसमें दिया गया। लेकिन ये सारे जो पहलू हैं वो एक तरीके से जो अधिकार पहले वन विभाग के पास थे उनमें से बहुत सारे अधिकार लोगों को, स्थानीय समुदायों को दे देते हैं। हालांकि यह अपने आप में एक अलग प्रश्न है कि किस सीमा तक वन अधिकार कानून पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट यानी कि पेशा को लागू किया गया, वो एक अलग बातचीत का मसला है। लेकिन जो चीज हमें याद रखने की जरूरत है, और मैं पेशा के लागू होने की प्रक्रिया पर बहुत विस्तार से भी नहीं जाऊंगा, मैं बस ये रेखांकित करना चाह रहा हूं यहाँ पर कि एक जो पूरी प्रक्रिया जिसमें कि एक ऐसी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की धारा सामने आती है जहां पर जो स्थानीय समुदाय हैं वो अपनी जीविका के लिए संघर्ष करते हुए पर्यावरण की ओर या पर्यावरण की सुरक्षा की ओर खुद को ले जाते हैं। जो मुख्य दावा आदिवासी संगठनों का हमेशा से रहा 1970 के दशक के बाद से ही कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो राज्य की बनी हुई संस्था वन विभाग है, ये सभी जंगल का या जंगल से जुड़े संसाधनों का या मोटे तौर पर कहें तो पर्यावरण का इस सीमा तक सुरक्षा नहीं करते हैं कि उन पर उनके बारे में हम निश्चिंत हो सके कि पर्यावरण पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। स्थानीय समुदायों से जुड़े संगठनों के अनुसार ये जो पूरी संस्थाएं हैं, राज्य की संस्थाएं भी और जो निजी पूंजी के जो कुछ धारण करने वाले जो अलग अलग तरीके से के ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी जंगल के संसाधनों का लगातार दोहन करना चाह रहे हैं अपने मुनाफे के लिए। तो इस लिहाज से उनका यह दावा है कि हम पर्यावरण की ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं। अब इस संदर्भ में वन अधिकार कानून भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के रूप में सामने आता है। वन अधिकार कानून की का जो महत्व है वो इस संदर्भ में ज्यादा है कि इसमें ये कहा गया कि पूरे देश के जंगलों के लिए है, और इसमें स्थानीय समुदाय के लोगों को 2 तरीके के अधिकार दिए गए। एक तो जंगल की जमीन पर निजी संपत्ति का अधिकार और दूसरा सामूहिक अधिकार दिए गए। निजी संपत्ति के अधिकार से मतलब यह है कि जो लोग जंगल में रह रहे हैं, जंगल की जमीन पर बहुत समय से, तो उन्हें वहां की जमीन का पट्टा देने का प्रावधान किया गया। यह कहा गया कि अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स है तो उसे सिर्फ यह साबित करना है कि वह 13 दिसंबर 2005 को, जिस दिन यह कानून बिल के रूप में संसद में पेश हुआ, उस दिन वो एक खास जगह पर रह रहा था, तो उसे अगर वो 4 हेक्टेयर तक की जमीन पर रह रहा था तो उसे 4 हेक्टेयर तक की जमीन दे दी जाएगी। तो ये एक प्रावधान इसमें किया गया। और लेकिन एक अन्य श्रेणी जोड़ी गई अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, उनके बारे में यह कहा गया कि ये नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और इनको यह साबित करना होगा कि 75 वर्षों से इस स्थान पर रह रहे हैं।
तो ये इनके लिए थोड़ा सख्त प्रावधान रहा, लेकिन जो मुख्य बात है जिस पर हमें एक साफ समझ रखने की ज़रूरत है, वह यह है कि इस कानून के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और इकोसेंट्रिज्म की जो धाराएँ हैं, उनकी एक साझा स्तर को तैयार करती हुई प्रतीत होती हैं। जब ये कानून बन रहा था, तो जो हमारे देश में पशु अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं, वाल्मीकि थापर, प्रवीण भार्गव जैसे लोग, इन्होंने बहुत ही एक मजबूत तर्क प्रस्तुत किया। और ये आपके स्क्रीन पे जो तस्वीर है वो वाल्मीकि थापर की है। तो इनका जो तर्क था वो यह था कि जो जंगली जानवर होते हैं जैसे कि बाघ या कोई अन्य जंगली जानवर, उन्हें अपने लिए एक हैबिटेट की ज़रूरत होती है। और जैसे ही मनुष्यों का प्रवेश वहाँ होता है, उनका हैबिटेट विखंडित होने लगता है। इसलिए कम से कम कुछ ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर मनुष्यों की दखल-अंदाज़ी ना हो और वे जो नेशनल पार्क्स हैं या जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जो उनके हिसाब से कि पूरी कम से कम 4% जो जगह है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो जंगली जानवरों के लिए छोड़ा जाना चाहिए, तो वो उन क्षेत्रों का भाग थे। तो उनका ये कहना था कि इन्हें आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से अलग रखिए। यहाँ पर आदिवासियों को या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को आप अधिकार मत दीजिए। तो ये काफ़ी तीखा वाद-विवाद हुआ। आदिवासी संगठनों ने कहा कि नहीं, यहाँ भी आदिवासियों को अधिकार मिलना चाहिए या जो वन निवासी समूह हैं, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि अ, वे यहाँ पर पीढ़ियों से रहते आए हैं और उन्हें यहाँ से बाहर निकालना, उनके साथ अन्याय करना होगा। बाद में एक लंबे वाद-विवाद के बाद एक नई कैटेगरी पर सहमति बनी, जिसको कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की कैटेगरी कहा गया। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का मतलब यह है कि अगर किसी क्षेत्र के बारे में यह बात सामने आती है या दावा सामने आता है वन विभाग के द्वारा कि यह क्षेत्र क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, यानी यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। अर्थात इस क्षेत्र में जो मनुष्य हैं, उनकी दखल-अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर यह दावा आता है, तो इसको वास्तव में यह दावा सही है या नहीं है, इसे तय करने के लिए एक कमिटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, इन विषयों को समझने वाले, सिविल सोसाइटी के सदस्य होंगे, जो स्थानीय समुदाय हैं, उनके सदस्य होंगे और सरकार के प्रतिनिधि होंगे। और जब ये सब लोग इस बात पर सहमत हो जाएँगे कि नहीं, असल में यह विशेष क्षेत्र, एक खास क्षेत्र जो है, उसे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाया जाना चाहिए, तो वहाँ से जो लोग रह रहे होंगे उन्हें दूसरे स्थानों पर भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी जगहों पर जो आदिवासी हैं उनको अधिकार दिया जाएगा। तो ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा इस कानून के भीतर यह प्रावधान भी किया गया कि लोगों को जंगल से संसाधन लेने का अधिकार होगा और लोगों को यह यानी कि जो वन निवासी समूह हैं, उन्हें यह अधिकार भी होगा कि वे वनों की सुरक्षा करें। उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी हैबिटेट के अधिकार का दावा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यह तर्क प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान के भीतर यानी कि भारत के भीतर जो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ वाद-विवाद रहा है, उस वाद-विवाद में एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का जो पूरा तत्व है, वह सबसे महत्वपूर्ण रूप से सामने आया है। और यहाँ पर एक समूह रहा है जो कि इकोलॉजिस्ट का रहा है, जो कि बार-बार इस चीज़ पर जोर देते रहे हैं कि वन्य जीवों के लिए भी कुछ स्थान छोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी जगह पर सिर्फ मनुष्य ही हावी हो जाएँ। तो इस तरीके का जो तर्क है वो देने वाले लोग रहे हैं और उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है पूरे इस विमर्श में। मिसाल के तौर पर जब राष्ट्रपति ने 2007 की शुरुआत में ही वन अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद 1 साल तक वनाधिकार अधिनियम जो था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जिसकी अभी हमने बात की, उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि जो इकोलॉजिस्ट का जो वाइल्ड लाइफ सपोर्टर्स की जो लॉबी थी, उसने अभी तक उस समय तक इसका तीखा विरोध किया था और वो अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी लॉबी हमारे देश में या एक ऐसा समूह हमारे देश में है, लेकिन जो मुख्य वाद-विवाद है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के दायरे में ही हमारे देश में देखने में सामने आता है। चाहे वो हम चिपको आंदोलन की बात करें, चाहे वो अपिको आंदोलन की बात करें, चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें, तो वो इसी रूप में सामने आता है।
लेकिन यहाँ पर मैं दो चीजों के बीच में अंतर करना चाहूंगा। एक मॉडरेट या नरम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म या नरम मानव केंद्रवाद, और दूसरा एक्सट्रीम या कॉन्सेंट्रेटेड अतिवादी या संकेंद्रित मानव केंद्रवाद, जिसमें कि पूरा ध्यान मानव के हितों पर ही हो। अब इन दोनों के बीच में काफी संघर्ष है। अब मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगर हम एक उदाहरण लें, जो कि और इस तरह के हमारे देश में कई उदाहरण हो सकते हैं। तो 2004-5 के आसपास जो वेदांता कंपनी थी, उसने उड़ीसा की सरकार से यह समझौता किया कि वह नियमगिरी के पहाड़ों पर माइनिंग का काम करेगी। अब वहां जो आसपास रहने वाले डोंगरिया कोंद आदिवासी समूह थे, उन्होंने इसका तीखा विरोध किया। उनके विरोध का कारण मुख्य रूप से यह था कि अगर यहाँ माइनिंग होगी तो निश्चित रूप से उनका जो अपना पर्यावरण है दूषित होगा। लेकिन जो बड़ा तर्क एक था वो ये था कि उनका जो पूरा हैबिटेट है, जिसमें कि उनके आसपास का परिवेश है, उनकी परंपराएं हैं, उनके मिथक हैं, तो वो ये मानते थे, अभी भी मानते हैं कि जो नियमगिरी पर्वत है उसके ऊपर उनके नियम देवता या नियम राजा रहते हैं। तो उन्होंने बाकायदे सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह तर्क दिया कि अगर वहां पर माइनिंग होगी तो वहां पर उनके जो एक पारंपरिक देवता है उनको नुकसान होगा। तो सीधे तौर पर वो इस बात की चिंता नहीं कर रहे थे कि वन्य जीवों का बहुत नुकसान हो जाएगा। निश्चित रूप से यह तर्क भी दिया गया, लेकिन प्राथमिक तर्क क्या था कि हमारी परंपरा, हमारी आस्था के केंद्र नियम राजा को नुकसान होगा। ठीक है। अब यह जो एक मानव केंद्रवाद है, मैं इसे नरम मानव केंद्रवाद के रूप में देख रहा हूं। मानव या मनुष्य का हित इसके केंद्र में है, लेकिन इसमें काफी संभावना है कि जो इकोलॉजी की सुरक्षा है वो भी हो। यानी कि अगर नियमगिरी पर्वत पर माइनिंग नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर बहुत सारे जिलों में पेशा और एफआरए के अंतर्गत लोगों की राय जानी गई और लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया, तो फिर ये चीजें बंद हुई। लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर लोगों ने मुख्य तर्क यह दिया कि हमारे नियम राजा को नुकसान होगा और माइनिंग नहीं हुई, तो इससे वन्य जीवों की सुरक्षा हुई, इससे बायोडायवर्सिटी भी बनी। तो बहुत गहरी चेतना इकोलॉजिज्म के बारे में अगर नहीं है, तब भी एक ऐसी जीवन शैली के प्रति आकर्षण है जिससे कि इन्वायरमेंट की और जो बाकी अन्य जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा हो सकती है। तो यह उस कॉन्सेंट्रेटेड या एक्सट्रीमिस्ट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म से अलग है, जिसमें कि मनुष्य के हित को, उसके विकास को ही सर्वोच्च लक्ष्य मान लिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने वेदांता का उदाहरण दिया, इसी तरीके के जो विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको भी हम देख सकते हैं। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जो पर्यावरणीय आंदोलन है, उसका जो रूप सामने आया है, उसमें काफी हद तक उन लक्ष्यों को पाने की भी गुंजाइश है जिसे इकोलॉजिज्म हासिल करना चाह रहा है। यानी कि अन्य जीवों को भी महत्व देना। ये सीधे तौर पर नहीं हो रहा, पर वो अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है। यहाँ आखिर में मैं एक अन्य बिंदु का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके बारे में काफी विस्तार से मुकुल शर्मा ने अपनी पुस्तक में लिखा है। और मुकुल शर्मा ने एक हरित के भगवाकरण का तर्क प्रस्तुत किया है। यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण तर्क है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे पर्यावरणीय आंदोलनों को समझने की एक नई अंतर्दृष्टि सामने आती है। मुकुल शर्मा की जो पुस्तक है ग्रीन एंड सैफरन, हिंदू नेशनलिज्म एंड इंडियन एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने कुछ केस स्टडी लिया है, जिसमें उन्होंने अन्ना हजारे के पर्यावरण संबंधी प्रयोगों का अध्ययन किया है। थोड़ा अगर आप देखेंगे तो ये शीर्षक इसका हिंदी में थोड़ा गलत है, लेकिन मोटे तौर पर किताब का पेज आपके सामने है। तो ये जो मुकुल शर्मा का जो पूरा तर्क है, उन्होंने टिहरी आंदोलन को लिया है, वृंदावन में जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो चीजें की गई, जो कोशिशें की जा रही हैं, उसकी उन्होंने बात की है। तो उनका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि जो ये सारे प्रयोग हैं, इन सभी पर्यावरणीय आंदोलनों में या पर्यावरणीय प्रयोगों में एक तरह का दक्षिणपंथी रुझान दिखता है। और उस दक्षिणपंथी रुझान में कई बार एक बहुत ही अति बलशाली राष्ट्र की कल्पना की जाती है, या फिर उसमें जो एक इस तरीके से नदियों की पवित्रता की बात कही जाती है, या पर्यावरण की ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत की जाती है
जिसमें सब कुछ जो है वो भगवा की राजनीति या फिर जो राइट विंग की पॉलिटिक्स हमारे देश में उसके करीब चली जाती है। और उनका यह कहना है कि इसके कारण से हम यह देख सकते हैं कि हमारे देश में जो अलग-अलग तरीके के पर्यावरणीय आंदोलन हैं, वो अ, बहुत रैडिकल एजेंडा प्रस्तुत करने से थोड़ा पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर उनका जो पूरा तर्क है, उसके संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि यह पूरी प्रक्रिया असल में जो सैफ़रन है या जो दक्षिणपंथी राजनीति के लोग हैं, उनका भी एक तरीके से हरितकरण कर रही है। मैंने आप लोगों को पिछली चर्चा में यह बताया था कि एक पूरी संभावना इस बात की रही है कि जो ग्रीन थिंकिंग है, वह काफ़ी हद तक राइट विंग थिंकिंग के करीब चली जाती है। और उसमें नाज़ी पार्टी के भीतर का उदाहरण भी मैंने आपको दिया था। तो कई बार यह चीज़ काफ़ी स्वाभाविक भी लगती है, क्योंकि जब आप पर्यावरण की बात करते हैं, तो आप एक अतीत के जीवन शैली की तरफ भी आकर्षित होते हैं, जहाँ पर मशीनों पर इतना जोर नहीं दिया जाता था, जहाँ पर कारखानों का इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं था, जहाँ लोग सरल तरीके से जीवन जीते थे। लेकिन हमेशा ही यह एक खतरनाक अ, अति दक्षिणपंथी या नाज़ीवादी, फासीवादी रूप में सामने आएगा, नाज़ीवादी खास तौर पे, तो यह कहना सही नहीं है। कई बार यह अतीत को इस तरीके से याद करने की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे कि अतीत से आकर्षित होते हुए एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का रास्ता निकले। तो कई ये तर्क जो मैं दे रहा हूँ, वो एक तरीके से कंज़र्वेटिज़्म के सपोर्टर्स के द्वारा अधिक कई बार दिया जाता है। तो हमेशा ही ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से यह एक ऐसी परिघटना है, जिस पर ज़्यादा गौर करने की, ज़्यादा ध्यान से विचार करने की ज़रूरत है। बहरहाल जो आज की हमारी पूरी चर्चा है, उसको मैं समराइज़ करते हुए सिर्फ़ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हमें हमेशा ये याद रखने की ज़रूरत है, मैंने भारत का उदाहरण दिया, लेकिन अगर हम किसी भी विकासशील देश को देखेंगे तो यह बात हम बिल्कुल साफ तौर पर पाएँगे कि जो मुख्य चिंता है, वह एक्सक्लूसिवली एनवायरनमेंट अलग एकदम बिल्कुल विशिष्ट रूप से पर्यावरण की बात जैसी चिंता नहीं है, बल्कि इन सभी डेवलपिंग सोसाइटीज़ में, विकासशील समाजों में पर्यावरण जीविका के संघर्ष के साथ सामने आता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जीविका का यह संघर्ष काफ़ी गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। शहरों में जो पर्यावरण की दुर्दशा है, उसके बारे में बातचीत होनी बातचीत की शुरुआत हुई है और लोग उस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। यमुना की सफाई के लिए कई परियोजनाएँ चलाई जाती हैं। दूसरे स्तर पर हम यह भी देख सकते हैं कि हमारे देश में दूसरे तरीके से बिल्कुल साफ तौर पर तो यह बात पर्यावरण के मुद्दे चुनाव में नहीं आते हैं, लेकिन जैसे दिल्ली के चुनाव में कई बार ऐसा हुआ कि अलग-अलग पार्टियों ने साफ पानी का मसला सामने रखा, यमुना की सफाई का मसला सामने रखा। लेकिन कई अन्य राज्यों में मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ में या फिर झारखंड के चुनाव में कई राजनीतिक दलों ने इस बात पर जोर दिया कि वो जो बड़ी कंपनियां हैं, उनका समर्थन नहीं करेंगी, बल्कि वो लोगों को उनका अधिकार मिले, इनका समर्थन करेंगी। यह अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण की चिंता की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब आप पूंजीपति या बड़े कॉर्पोरेट घरानों का समर्थन ना करके स्थानीय समुदायों के समर्थन की बात करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल जब ऐसा करता है, तो निश्चित रूप से वह एक ऐसी परिस्थिति को तैयार करने की बात कर रहा है, जहाँ पर संसाधनों का ज़्यादा दोहन ना हो, जहाँ पर ऐसी स्थिति ना आए कि जंगलों की कटाई हो, बहुत ज़्यादा माइनिंग हो, जहाँ पर एक ऐसी स्थिति बने, जहाँ जिसमें लोग मोटे तौर पर एक प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रह पाएँ। तो हम धीरे-धीरे इस बदलाव की दिशा को भी देख सकते हैं। तो हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि तीसरी दुनिया का या फिर डेवलपिंग सोसाइटीज़ का तीसरी दुनिया शब्द चूँकि हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते समय बार-बार इसका उपयोग कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि डेवलपिंग सोसाइटीज़ ज़्यादा बेहतर शब्द है। तो जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ है, उनका जो पर्यावरणवाद है, वो पश्चिमी देशों के पर्यावरणवाद से अलग है और यहाँ पर जो लोगों की अपनी जीविका की समस्या है, वो इससे अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यह एंथ्रोपोसेंट्रिक है और इस एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के साथ ही कई सारे ऐसे विचार इंडिजिनस विचार उभर कर सामने आए हैं, जिन्होंने पर्यावरणवादी चिंतन को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। हालाँकि अभी इसके सामने बहुत तरह की चुनौतियाँ आई हैं सामने हैं, जिनसे आगे जाने, जिनका समाधान करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से
इस पर और ज़्यादा गहराई से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। जितनी बात इस पर होती रही है, वो अपने आप में बहुत ही पर्याप्त नहीं मानी जा सकती है, खासतौर पर बड़े शहरों के या औद्योगिक शहरों के संदर्भ में। मुझे ये उम्मीद है कि इस पूरी परिचर्चा से आपको इकोलॉजिज़्म के सैद्धांतिक वाद-विवाद और भारतीय संदर्भ में उससे जुड़े वाद-विवाद को समझने में एक कुछ आसानी हुई होगी, एक रास्ता सा मिला होगा और मुझे ये उम्मीद है कि आप इससे जुड़े हुए पुस्तकों को आगे जब पढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस वाद-विवाद को समझ पाएँगे। आज के इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में मिलेंगे और एक नई विचारधारा पर हम चर्चा नमस्कार।